आप सभी को नमस्कार। पहला आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल जीके सरकारी पर। आधुनिक भारत की इस सीरीज के तहत अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड करी हैं, जिसमें हम लोगों ने उत्तरकालीन मुगल सम्राट और नवीन राज्यों का अध्ययन हम लोगों ने किया है, यानी कि नवीन राज्यों का उदय। इस पर हम पढ़ लेते हैं। इसी में कुछ अभी नवीन राज्यों के उदय में अभी कुछ इसमें बचा हुआ है, इसको भी हम देख लेंगे भी आज। जिनमें नवीन राज्य में आपका हैदराबाद के निजाम थे, आपके अवध था, मैसूर भी देखा नहीं हम लोगों ने, बंगाल था, ठीक है, आपका केरल हो गया, राजपूत हो गए, जाट हो गए, इन लोगों को हमने देखा था, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो नवीन राज्यों का उत्थान, ठीक है, इसमें दक्कन के निजामों की बात करें तो हैदराबाद राज्य की नींव मोहम्मद शाह रंगीला के काल में चिनकिलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क रखता है, ठीक है। सॉरी, हैदराबाद की जो नींव कौन रखता है? चिनकिलिच खां रखता है। इसका जो नाम था एक और निजामुल मुल्क के नाम से जानते हैं। चिनकिलिच खां से पहले जुल्फिकार खां पहला व्यक्ति था जिसने दक्कन में स्वतंत्र राज्य का सपना देखा था, ठीक है। 1720 में चिनकिलिच खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया जाता है और 1722 में इसको दिल्ली वापस बुला लिया जाता है, ठीक है। 1722 में इसको दिल्ली वापस बुला लिया गया। 1723 में यह शिकार खेलने के बहाने कहां चले जाता है? दक्कन चले जाता है। और उस समय वहां पर जो सूबेदार था दक्कन का, वो मुबारिज खां था। कौन था? मुबारिज खां था। तो चिनकिलिच खां ने क्या किया? 1724 में सूकर खेड़ा के युद्ध में मुबारिज खां की हत्या कर दी और स्वयं वहां का शासक बन गया। तो मोहम्मद शाह इसकी इस शासन सत्ता को स्वीकार कर लेता है और चिनकिलिच खां को आसफ जहां की उपाधि देता है। फिर हम बात करेंगे रुहेले या बंगस पठानों की। रुहेले या बंगस पठानों की। तो रुहेले बंगस पठानों ने, जो इनका स्वतंत्र राज्य था रुहेलों का और बंगस पठानों का, गंगा घाटी में स्थापित था। और वीर दाऊद तथा उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने रुहेल खंड में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो रुहेल खंड में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने करी? वीर दाऊद और उसका पुत्र अली मोहम्मद खान के द्वारा रुहेल खंड में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाती है। राजपूतों की बात करें तो मुगल साम्राज्य के दुर्बलता के कारण क्या हुआ? बाद में राजपूतों ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी और 18वीं शताब्दी में सबसे जो शक्तिशाली शासक या सर्वश्रेष्ठ शासक था वो कौन था? अजमेर का सवाई जयसिंह था। 1722 में जयसिंह द्वारा जयपुर की स्थापना की जाती है और इसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा 5 स्थानों पर वेधशालाओं की स्थापना की गई। दिल्ली में इसको हम जंतर मंतर नाम से जानते हैं, वेधशालाओं को, ठीक है, स्थापना की। और जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? फर्रुख शियर के द्वारा दी जाती है। जाटों की बात करें तो ये कौन लोग थे? कृषि कार्य करने वाले जमींदार थे। औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध ये लोग थे। तो सर्वप्रथम 1669 में 1669 में गोकुल नामक जाट ने क्या किया? विद्रोह किया। तो गोकुल के बाद जाटों का नेतृत्व चूड़ामन करता है और 1700 में इसी चूड़ामन के द्वारा भरतपुर राज्य की स्थापना कर दी जाती है। किसकी स्थापना? भरतपुर राज्य की स्थापना की जाती है। और 1721 में चूड़ामन के द्वारा जयसिंह तृतीय को पराजित किया जाता है, ठीक है। चूड़ामन के बाद उसका भतीजा शासक बनता है कौन? बदन सिंह। जाटों का नेतृत्व करता है। इसी बदन सिंह के द्वारा आगरा, मथुरा पर अधिकार कर लिया जाता है और इसी बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली के द्वारा राजा की उपाधि दी जाती है, ठीक है। चूड़ामन के बाद बदन सिंह जाटों का नेतृत्व करेगा। इसने क्या काम किया? आगरा, मथुरा पर अधिकार कर लिया और अहमद शाह अब्दाली ने इसको राजा की उपाधि दी। बदन सिंह के बाद जाटों का नेतृत्व सूरजमल करेगा। कौन करेगा? सूरजमल करेगा। और
1756 में जाट राज्य का ये क्या बनता है, उत्तराधिकारी बनता है। कौन? सूरजमल। इसी सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफलातून। जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। ठीक है। और 1805 में अंतिम जाट शासक रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। अवध जो था, अवध के एक तरफ मराठा राज्य था और एक तरफ था आपका अंग्रेजी राज्य। तो अवध जो था दोनों के लिए एक प्रकार से बफर राज्य के रूप में काम करता था। और अवध राज्य की स्थापना कौन करता है? सादत खान। सआदत खां। इसी का उपनाम था बुरहान मुल्क। ठीक है। इसी के द्वारा अवध की स्थापना की जाती है और अवध की राजधानी कहां बनाई थी इसने? फैजाबाद, वर्तमान में अयोध्या। ठीक हो गया। सादत खान ने 1723 में अवध में बंदोबस्त प्रणाली लागू करी। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होगा। सादत खां के बाद सफदरजंग को शासक बनाया गया। प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध और बक्सर के युद्ध के समय शुजा-उद-दौला का शासक था। शुजा-उद-दौला ने बंगाल के अपदस्थ शासक मीर कासिम, दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा, लेकिन क्या करते हैं? ये तीनों युद्ध हार जाते हैं। और बक्सर युद्ध की विजय के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में क्या काम करेगा? शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि करता है। कब करता है? 16 अगस्त को करेगा। ठीक है। इस संधि के तहत इसने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले ले लिए और किसको दे दिए? शाह आलम द्वितीय को दे दिए। और 1773 में शुजा-उद-दौला ने वॉरेन हेस्टिंग से बनारस की संधि कर ली। ठीक है। बाद में आसफ-उद-दौला के समय राजधानी कहां बनाई गई? लखनऊ बनाई गई और इसने लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण करवाया। आसफ-उद-दौला के बाद जो इसमें वजीर अली बनेगा, सादत अली खां बनेगा, गाजीउद्दीन हैदर अली खां, नसीरुद्दीन मोहम्मद अली, अजमद तथा वाजिद अली शाह अवध के नवाब बनते हैं। जिस समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। उस समय 1854 में आउटर की रिपोर्ट आती है और इसी रिपोर्ट के आधार पर 54 में आउटर की रिपोर्ट आती है और 56 में आउटर की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाया और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। और अवध का पहला चीफ कमिश्नर कौन था? हेनरी लॉरेंस था। ठीक है। बाद में 57 के विद्रोह में बेगम हजरत महल के द्वारा ही किया जाता है, लखनऊ से नेतृत्व किया जाता है। और वाजिद अली शाह का पुत्र था कौन? बिजरिस कादिर, उसको शासक बना देती है ये बाद में 57 के विद्रोह के समय। केरल, राजधानी इसकी त्रावणकोर थी और यहां पर 4 महत्वपूर्ण राज्य थे जिनमें जमोरिन के अधीन कालीकट, चिराकल, कोचीन और त्रावणकोर। बाद में त्रावणकोर राज्य 1729 में राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में आ जाता है और मार्तंड वर्मा के बाद शासक बनेगा राम वर्मा। बंगाल की बात करते हैं तो भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले राजनीतिक जो सत्ता थी कहां स्थापित करी? बंगाल में स्थापित करी। और अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 में शाह सूजा की अनुमति से लगाई और बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार आते थे। ठीक है। और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जितने प्रांत थे उनमें ही सर्वाधिक संपन्न राज्य था। तो बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां बंगाल का संस्थापक था। ठीक है। 1701 में इसी मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मुर्शिद कुली खां स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है 1707 में। ठीक है। और इसके नेतृत्व में बंगाल क्या बन गया? एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य बन जाता है। और एक काम और करता है, राजधानी
ढाका से स्थानांतरित करके कहां ले आता है, मुर्शिदाबाद ले आता है। ठीक हो गया। मुर्शिद कुली खान ने एक भू राजस्व के अंतर्गत एक नवीन कुलीन वर्ग का गठन किया, यानी कि भू व्यवस्था के अंतर्गत एक नए कुलीन वर्ग का गठन किया और उनके माध्यम से भू राजस्व है उसको एकत्र करना शुरू किया। इसी को क्या कहा गया, जमींदारी प्रथा या इजारेदारी प्रथा पर क्या था, यह आधारित था। ठीक है, यानी जो भू व्यवस्था थी मुर्शिद कुली खां की, वह किस पर आधारित थी, जमींदारी प्रथा या इजारेदारी प्रथा पर आधारित थी। फिर शुजाउद्दीन शासक बना था। शुजाउद्दीन व सरफराज खां के समय बंगाल संपन्न राज्य बन जाता है और अंतिम शासक था शुजाउद्दीन, जिसने यूरोपियन कंपनियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। अली वर्दी खां को क्या करता है, बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। सरफराज खां, इसके समय अली वर्दी खां क्या करता है, 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां की हत्या कर देता है। फिर अली वर्दी खां स्वयं शासक बन जाता है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोला पीछे कि यूरोपियन कंपनियों पर नियंत्रण जो अंतिम शासक था वो अली वर्दी खां बनाता है। ठीक है, और इसने एक लाइन कही थी कि यूरोपियन कंपनियों को क्या कहा, इसने मधुमक्खी का छत्ता कहा और कहा कि यदि इनको हम न छेड़ें तो ये शहद देंगी और यदि छेड़ेंगे तो क्या करेंगी, काट काट कर मार डालेंगी। ठीक है, फिर शासक बनेगा सिराजुद्दौला। इसके समय में बंगाल में हस्तक्षेप होना शुरू होता है। ठीक है, अली वर्दी खां की पुत्री का पुत्र था ये सिराजुद्दौला। ठीक है, इसके 3 प्रमुख शत्रु हैं, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेज। इसके अलावा इसमें एक मीर जाफर भी इसका शत्रु होता है। ठीक है, जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है तो फ्रांसीसी और अंग्रेज अपने किलों की करते हैं, किलेबंदी करते हैं। तो सिराजुद्दौला क्या करता है, इनको मना करता है। ठीक है, फ्रांसीसी तो मना करने पर मान जाते हैं, चलो हम नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं, बड़े जिद्दी थे। तो 4 जून 1756 को जो सिराजुद्दौला है क्या करता है, काशिम बाजार पर अधिकार कर लेगा और 15 जून को कोलकाता पर आक्रमण करेगा। 5 दिन कोलकाता पर रुकता है और 5 दिनों के बाद 20 जून 1756 क्या करता है, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है और जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे ये फुल्टा द्वीप में जाकर क्या करते हैं, शरण लेते हैं। नवाब ने बाद में क्या किया, कलकत्ता का अधिकारी किसको बनाया, मानिकचंद को बनाया और इसके समय ही बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था जो उधार देता था इसको, कौन था, बैंकर कौन था, जगत सेठ था। बाद में रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, मद्रास से एक सैन्य नेतृत्व बाद में मद्रास से क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजा गया। तो मानिकचंद घूस लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप देगा। ठीक है, और अंग्रेज कलकत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। बाद में फरवरी 1757 में सिराजुद्दौला क्या करेगा, अलीनगर की संधि कर लेगा अंग्रेजों के साथ में। ठीक है, जिससे अंग्रेजों को सभी विशेष अधिकार वापस मिल जाते हैं। ठीक है, अब 20 जून को क्या होता है, जब नवाब फोर्ट विलियम पर अधिकार करता है तो 146 व्यक्तियों को छोटे से कमरे बंद कर देता है, जिसमें अगले दिन हॉलवेल नामक व्यक्ति समेत कुल 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं। ठीक हो गया। इसी घटना को इतिहास में क्या कहा गया, काल कोठरी घटना कहा गया है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को, फिर प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। कारण क्या रहा प्लासी के युद्ध का, अंग्रेज नवाब के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, षड्यंत्र करने वालों को बढ़ावा दे रहे थे और नवाब की अनुमति के बिना जो अंग्रेज थे फोर्ट विलियम की किलेबंदी को और मजबूत कर रहे थे। और 1717 में फर्रुख सियर ने जो सुनहरा फरमान दिया था अंग्रेजों को, या दस्तक जो दी थी, उसका अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे उसको, उससे क्या कहते हैं, उनको अपने निजी इस्तेमाल कर रहे थे, उनको व्यापारियों को कर रहे थे, बेच दे रहे थे। ठीक है, अब 1757 में अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच गंगा नदी के तट पर प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। नवाब का सेनापति होता है मीर जाफर, जो कहता है धोखाधड़ी कर देता है। मीर जाफर की सेना इस युद्ध में भाग ही नहीं लेगी। ठीक है, क्या करेगी, भाग ही नहीं लेती है।
और उसके बाद इस युद्ध में अंग्रेज हो जाते हैं विजयी। ठीक है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की होती है जीत और बंगाल पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, बाद में मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव से क्या की थी, गुप्त संधि कर ली थी। ठीक है, मीर जाफर, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। 1760 में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। बाद में हॉलवेल बनता अस्थायी गवर्नर और बाद में वेंसी टाट को स्थायी गवर्नर बनाया जाता है। 1760 में मीर जाफर क्या करता है, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को क्या कर देगा, शासक बना देगा। मीर कासिम अंग्रेजों से परेशान होकर क्या कर लेगा, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लेगा। ठीक है, बाद में अंग्रेज इसको भी हटाकर वापस इसके दामाद मीर जाफर को नवाब, इसके जो ससुर था मीर जाफर को नवाब बना देते हैं। ठीक है, अब मीर जाफर जो था बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। फिर बाद में 22 अक्टूबर 1764 को होता बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ है, पटना में। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुंडो एक तरफ होता है, एक तरफ आपका अवध का नवाब और एक तरफ आपका मीर कासिम और एक तरफ दिल्ली का होता है सम्राट। ठीक है, तो ये तीनों हार जाते हैं और ये अंग्रेज इसमें विजयी होते हैं बक्सर के युद्ध में। ठीक है, और जिस प्रकार से प्लासी के युद्ध से अंग्रेज ने बंगाल में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करी, उसी प्रकार बक्सर के युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली। ठीक हो गया। बाद में इलाहाबाद की होती है संधि। 12 अगस्त 1765 को एक संधि शाह आलम द्वितीय के हाथ की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 26 लाख रुपए के बदले पेंशन के, वार्षिक पेंशन के बदले ये बंगाल बिहार उड़ीसा की क्या कर देगा, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे देता है। ठीक है, और अवध के नवाब से इसको कड़ा और इलाहाबाद के जिले मिल जाते हैं। ठीक है, और इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 65 को किसके साथ कहती है, अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि की जाती है। और बंगाल में 1765 से 1772 तक, 1765 से 72 तक द्वैत शासन रहता है। इसको कौन लागू करता है, रॉबर्ट क्लाइव लागू करता है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं इसमें मैसूर। 1665 में तालीकोटा के युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय, कौन, वेंकट द्वितीय ने के समय 1612 में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना होती है। किसकी, वाडियार राजवंश की स्थापना होती है। विजयनगर राज्य का ही एक ये भाग था। 1704 में मैसूर के राजा चिक्का देवराज ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली और 18वीं शताब्दी के मध्य मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था। और इसी के समय शासन की जो शक्तियां थी वो दो मंत्रियों नंदराज और देवराज के हाथों में थी। नंदराज ने 1749 में हैदर अली को उसके अधिकारी सैनिक जीवन की शुरुआत का अवसर दिया। ठीक है, यहीं पर से हैदर अली पावरफुल होना शुरू होता है और 1761 तक मैसूर राज्य की सारी शक्तियां हैदर अली के हाथ में आ जाती हैं। और दक्कन में मैसूर राज्य के दो प्रतिस्पर्धी थे, एक तरफ मराठे, एक तरफ हैदराबाद का निजाम। ठीक है, अब बात करते हैं हैदर अली की। इसका जन्म होता है 1722 में मैसूर के कोलार जिले में हैदर अली का जन्म होता है। ठीक है, और नंदराज ने 1755 में हैदर अली को डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया और हैदर ने डिंडीगुल में ही 1755 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करी। और इसी के समय हैदर अली के समय ही राजधानी को मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थापित कर दिया गया। कहां कर दिया गया, श्रीरंगपट्टनम स्थापित कर दिया गया। 1764 में पेशवा माधवराव ने मैसूर पर आक्रमण किया और सवा नूर के दक्षिण में हली बली के मैदान में मराठों से हैदर का युद्ध होता है, परंतु हैदर अली हार जाता है। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दौरान घायल होने के कारण 1782 में हैदर अली की क्या होगी, मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में घायल हो जाने के कारण 1782 में हैदर अली की हो जाती मृत्यु। ठीक है। बात करेंगे टीपू की, तो हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू शासक बनेगा मैसूर का। टॉमस या थॉमस मुंडो कहते हैं टीपू नई रीति से चलने वाली एक अशांत आत्मा है। ठीक है। इसने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण करी। ठीक है। फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना करी और बाद में टीपू स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बन जाता है। इसने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया और मॉरिशस आदि जगहों पर अपने दूत भेजे। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम में इसने क्या काम किया, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ठीक है। यह अनपढ़ शासक था लेकिन योग्य था। राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी और श्रृंगेरी के मंदिर का इसने पुनर्निर्माण करवाया था। और खास बात यह कि इसने विदेशों में अपने दूतावास खोले थे। ठीक है। 1787 में बादशाह की उपाधि धारण करने के पश्चात इसने अपने नाम के सिक्के चलाए और वर्षों और महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग करने लगाए। इसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां बनी थी। ठीक है। इसने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करके सीधे रैयतों से क्या किया, संपर्क स्थापित किया और पोलीगारों के पैतृक अधिकारों को जब्त कर लिया। ठीक है। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और रैयतों से सीधे संपर्क किया। ठीक है। साम्राज्यवादी लेखकों ने इसको सीधा साधा दैत्य कहा है। क्या कहा है, सीधा साधा दैत्य कहा है। अब बात करें आंग्ल मैसूर युद्ध की। ठीक है। तो कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। यह युद्ध अंग्रेजों की क्या थी, विस्तारवादी नीति का परिणाम थी चारों आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। पहले युद्ध में मैसूर की जीत होती है लेकिन बाद के तीनों युद्धों में मैसूर की क्या होगी, हार होती है। और दक्कन की भारतीय शक्तियों में ये जो हैदर अली था यह पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। ठीक हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक। ठीक है। हैदर अली और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच लड़ा गया। कारण क्या था इस युद्ध के, दोनों ही अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना चाहते थे। ठीक है। यानी कि कोई भी एक दूसरे को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। अंग्रेज क्या काम कर रहे थे, हैदर अली के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। दूसरा, हैदर अली क्या काम कर रहा था, जो अंग्रेजों के दुश्मन थे फ्रांसीसी, उनसे मित्रता कर रहा था। ये कारण रहे क्या रहे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के। ठीक है। अब अंग्रेज 1767 में मैसूर पर आक्रमण करते हैं लेकिन हैदर अली ने क्या किया, अंग्रेजों को पराजित कर दिया। और इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, सर स्मिथ कर रहा था। इस युद्ध में मराठों ने, हैदराबाद के निजाम ने, इस युद्ध में मराठों व हैदराबाद के निजाम ने क्या काम किया, अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों में हैदराबाद के निजाम ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है। 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हो जाती है। इस जो ये युद्ध खत्म होता है, मद्रास की संधि समाप्त होता है। किससे समाप्त होता है, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि होती है। ठीक है। और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस लौटा दिया। ठीक हुआ। और दक्कन की भारतीय शक्ति में, दक्कन में जो भारतीय शासक थे उनमें यह पहला शासक था जिसने अंग्रेजों को हराया था। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की हार हो जाती है और मद्रास की संधि से यह युद्ध समाप्त हो जाता है। अब बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
1780 से 1784 तक। ठीक है, तो 1769 में संधि क्या हुई थी, मद्रास संधि होती है, और मद्रास प्रेसिडेंसी क्या करती है, शर्तों का पालन नहीं करती है। ठीक है, अब होता क्या है, 1771 में मराठे हैदर के राज्य पर आक्रमण करते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने वादा किया था कि अगर कोई आप पर आक्रमण करे तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन क्या किया, जब मराठों ने आक्रमण किया हैदर अली पर तो उन्होंने साथ नहीं दिया। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर में जो गवर्नर जनरल था इस समय कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। इस युद्ध में दूसरे आंग्ल मैसूर में हैदर अली को 1781 में अंग्रेज जो जनरल था आयरकुट, उसने पोर्टो नोवा के युद्ध में इसको हरा दिया, किसको, हैदर अली को। 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और बाद में इसका पुत्र भी क्या करता है, युद्ध को जारी रखता है। टीपू जैसे ही अंग्रेजों को हराने वाला होता है, उसी समय अंग्रेज क्या करते हैं, 1784 में मंगलौर की संधि कर लेते हैं। अंग्रेज बड़े चालाक थे। क्या करते थे, जब उनको लगता था कि वो कमजोर पड़ रहे हैं तो संधि कर लेते थे, और जब दूसरी पार्टी या बिल्कुल ही कमजोर पड़ जाती तो उसको मार देते थे। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को फिर से क्या कर दिया, वापस कर दिया। पहले आंग्ल मैसूर में संधि कौन सी होती है, मद्रास की। कब होती है, 1769 में मद्रास की संधि होगी। और ये मंगलौर की संधि कब हो रही, 1784 में मंगलौर की संधि होती है। ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक होता है। ब्रिटिश गवर्नर कौन है, कॉर्नवालिस है इस समय। अब कॉर्नवालिस कहता है कि टीपू ने फ्रांसीसी से क्या कर ली, संधि कर ली है। ठीक है, तो मराठे व निजाम को मिलाकर कॉर्नवालिस क्या कर लेगा, श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर लेगा। बाद में टीपू श्रीरंगपट्टनम की संधि के लिए मजबूर हो जाता है। तो 1792 में टीपू क्या करता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेता है और यह युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो पहला आंग्ल मैसूर 1768 से 69 तक, दूसरा 80 से 84 और ये 90 से 92 तक चलेगा आपका। ठीक है, अब बाद में कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर गवर्नर बनता है, परंतु इसने क्या किया, मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इसी कारण सर जॉन शोर को अहस्तक्षेप की नीति का जनक माना जाता है। बाद में जॉन लॉरेंस भी क्या करेगा, अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की। कब होता है, 1799 में। अब क्या होता है, गवर्नर जनरल बनता है वेलेजली, ये लेके आया होता है सहायक संधि। तो टीपू से कहता है भैया कि तू सहायक संधि स्वीकार कर ले। टीपू कहता है भैया मैं तो नहीं कर रहा। अब एक मौका मिल गया वेलेजली को आक्रमण करने का। ठीक है, तो देखते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नर कौन है इसमें, वेलेजली है। 1799 में टीपू के पास एक प्रस्ताव देता है सहायक संधि का, तो टीपू इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा। तो 1799 में वेलेजली ने सहायक संधि का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो अब वेलेजली क्या करेगा, टीपू पर आक्रमण कर देगा और टीपू श्रीरंगपट्टनम में लड़ते हुए मारा गया। अंग्रेजों ने मैसूर के अधिकतर भाग को क्या कर लिया, ब्रिटिश भारत में मिला लिया। मैसूर के राज्य को वाडियार वंश के एक 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को राजा बनाकर दे दिया और उसको अंग्रेजों का उसको अपने संरक्षण में ले लिया। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से आपका कब तक होगा, 69 तक होगा। दूसरा 1780 से 84 तक होगा। तीसरा 1790 से 92 तक और चौथा 1799 में। पहले में मद्रास की संधि होती है और इसमें अंग्रेज हारते हैं। दूसरे में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। टीपू लड़ रहा होता है। जैसे टीपू अंग्रेजों को हराने वाला होता है उसी में क्या होता है, संधि कर लेते हैं अंग्रेज, किसी चीज़ की, मंगलौर की संधि कर लेते हैं। ठीक है, 90-92 में, फिर 1992 में एक संधि और होती, कौन सी,
श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है एक फिर से, ठीक है। 99 में टीपू की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इसको मार दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग समझ में आ गया मैसूर के बारे में, ठीक है। तो मैसूर तालीकोटा के युद्ध का वेंकट द्वितीय के समय 1612 में मैसूर में एक वाडिया राजवंश स्थापित होता है और विजयनगर का एक भाग था। बाद में मैसूर के राजा चिक्का देवराज ने औरंगजेब की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली और बाद में 18वीं शताब्दी में चिक्का कृष्णराज शासक बनेगा। इसके समय शासन की शक्ति नंदराज और देवराज नामक दो अधिकारियों के हाथ में थी। इसी के समय टीपू क्या होता है, एक अपना सैनिक जीवन की शुरुआत करता है और 61 में मैसूर राज्य की सारी शक्तियां इसके हाथ में आ गई, किसके, टीपू के हाथ में। दक्कन में दो प्रतिद्वंदी होते हैं मैसूर के, एक मराठे और एक निजाम। हैदर अली का जन्म 1722 में मैसूर के कोलार में होता है। 55 में नंदराज इसको डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त करेगा और हैदर के समय राजधानी कहाँ से चलेगी मैसूर की, श्रीरंगपट्टनम चली जाती है, ठीक है। और 82 में टीपू हैदर अली की होगी मृत्यु दूसरे आंग्ले मैसूर युद्ध में। टीपू की बात करें तो हैदर अली की मृत्यु के बाद शासक बनता है। टॉमस मुंडो कहता है कि टीपू नई रीति से चलने वाली अशांत आत्मा है। 1787 में बादशाह की उपाधि धारण करेगा। फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब स्थापित किया। बाद में स्वयं टीपू जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है। इसने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया, मॉरिशस आदि जगहों पर अपने दूत भेजे। श्रीरंगपट्टनम में इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। इसकी राजधानी जो श्रीरंगपट्टनम थी, श्रृंगेरी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया इसने। विदेशों में अपने दूतावास खोले इसने, ठीक है। इसने अपने नाम के सिक्के चलाए। वर्षों और महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी शब्दों का प्रयोग किया। सिक्कों पर इसके हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई थी। और एक टॉमस में तो हो गया, ठीक है। आपका साम्राज्यवादी लेखक किसको क्या बोलते हैं, टीपू को सीधा साधा दैत्य कहते हैं, ठीक है। चारों मैं आंग्ल में तो आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। पहले में आपकी मद्रासी संधि, दूसरे मंगलौर की, ठीक है। तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की, चौथे में टीपू मारा जाता है, ठीक है। चलिए आपका ये समाप्त होता है। दक्कन के नवीन राज्यों का आपका ये उदय खत्म हो चुका है इसमें। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे मराठों का उत्कर्ष, ठीक है। चलिए फिर।